हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में दिखाएंगे हम कक्षा 7 पाठ 7 के प्रश्न उत्तर। इस पाठ का नाम है अध्याय 7 जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं अब। प्रश्न नंबर 1, गढ़ निम्नलिखित में मेल बैठाइए। गढ़ का होगा खेल, टांडा 84, श्रमिक कारवा, कुल कटंगा, शिवसिंह अहोम राज्य, दुर्गावती पाइक। इसका उत्तर होगा दोस्तों, गढ़ का होगा 84, टांडा का होगा कारवा, श्रमिक पाइक, कुल खेल, शिवसिंह अहोम राज्य, दुर्गावती गढ़ कटंगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां खालिस्तान कहलाती थी। तो खालिस्तान में होगा श्रेणियां कहलाती थी। खालिस्तान अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। तो होगा अहोम राज्य लोगों ने द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां बुर्जी होगी। गह में होगा खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो इसमें होगा गए अकबर नामा। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खालिस्तान में होगा और से पहले होगा मंदिर और के बाद में होगा बनवाए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। प्रश्न नंबर 3, सही या गलत बताइए। जनजातीय समाजों के पास समर्थवाचक परंपराएं थी। यह तो दोस्तों बात सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था। यह होगा गलत, क्योंकि वहां पर जनजातीय लोग थे। गौड़ राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। यह होगा गलत। फिर होता है गए में भील उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में रहते थे। तो ये होगा गलत। प्रश्न नंबर अब है प्रश्न नंबर 4, खानाबदोश उपसारकों और एक जगह है बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो उत्तर में लिखेंगे हम, खानाबदोश पशुचारकों का जीवन पशुओं और उनके उत्पादों पर निर्भर था। इसलिए वे खेतिहरों को दूध, घी, ऊन आदि देकर बदले में अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 5, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। उत्तर, अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित तरीकों से संगठित था। पहला, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। तीसरा, एक किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती से समुदाय की सहमति के बगैर राजा एक तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। पांचवा, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद संदन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम में कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते अहोम प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। छठा, अहोम राज्य में सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। प्रश्न संख्या 6, वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए।
उत्तर, वर्ण आधारित समाज में आए परिवर्तन। पहला, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां का उभार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। कई जनजातियों व सामाजिक समूह के को जातियों का दर्जा कई जनजातियों और सामाजिक समूह के जातीय समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें नई जातियों का दर्जा दिया गया। शिल्पियों को जाति के रूप में मान्यता। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री की को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। फिर आता है चौथा पॉइंट, जाति सामाजिक संगठन का आधार। जब वर्ण के स्थान पर सामाजिक संगठन का आधार जाति बन गई थी। प्रश्न नंबर 7, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? उत्तर में लिखेंगे, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्नलिखित प्रकार में बदला। जनजातीय समाज जो ब्राह्मणों की सहायता से जातीय व्यवस्था का भाग बन गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तीसरा, प्रमुख जनजातीय परिवार शासक वर्ग विशेषकर राजपूत वर्ग में शामिल हो गए तथा बहुसंख्या जनजातीय आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में शामिल हो गए। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ तथा ओम राज्यों में अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जनजातीय लोगों ने प्राय हिंदू धर्म को अपना लिया, यद्यपि उन्होंने अपनी परंपराओं को भी जारी रखा। प्रश्न नंबर 8, क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे घुमंतु खानाबंदोश व्यापारी थे और वे व्यापारिक गतिविधियों में नियंत्रण करते थे। वे एक स्थान पर उपलब्ध सस्ते सामान को खरीदकर दूसरे स्थान पर बेचते थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को भी बैलगाड़ियों से शहरों तक ले जाते थे। कभी कभी बंजारे को बड़े व्यापारियों द्वारा व्यापार के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता था। वे मुगल सेना के लिए भी अनाज की आपूर्ति करते थे। प्रश्न नंबर 9, गौड़ लोगों का इतिहास अहोम के इतिहास से किन मायनों से भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? गौड़ तथा अहोम के खेतिहरों के भिन्नताएं। गौड़ गोंडवाना प्रदेश की प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति थी। गौड़ इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आकर बसे थे। गौड़ आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च क्षत्रिय बारूद और तोपों के निर्माण में सक्षम थे। गौड़ स्थानांतरित कृषि करते थे, जबकि अहोम स्थानांतरित कृषि नहीं करते थे। गौड़ों का राज्य अहोम राज्य से बड़ा था। गौड़ राज्य बेगार पर निर्भर नहीं था, जबकि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। गौड़ राज्य मुगल राज्य में मिला लिया गया, जबकि अहोम राज्य को मुगलों ने हराया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुगलों ने वहां शासन नहीं किया। गौड़ तथा अहोम के बीच समानताएं। गौड़ तथा अहोम दोनों की जनजातियां थी। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों का केंद्रीय शासन था। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तक हमने आपको प्रश्न दिखाए और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।